हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका कृष्णा लॉ एकेडमी में। मैं हूँ ममता। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम, अपराध के आवश्यक तत्व। अपराध के आवश्यक तत्व, अपराध क्या होता है, अपराध का आवश्यक तत्व क्या होता है, ऐसा कौन कौन से कार्य होते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि अपराध पूर्ण हुआ। तो इन सब के लिए आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए आज समझते हैं कि अपराध के आवश्यक तत्व क्या होता है। पहले ये समझिए कि अपराध होता क्या है। विधि के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य या लोप, विधि के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य या लोप यानी कि एक्ट या ओमिशन, कोई भी ऐसा कार्य होता है जो विधि के विरुद्ध है, जो लॉ हमारे देश में बनाए गए हैं उसके खिलाफ जाकर के, उसके विरुद्ध जाकर के ऐसा कोई भी कार्य हम करते हैं या कोई भी ऐसा लोप करते हैं तो ये माना जाता है कि हमने अपराध किया है। तो अपराध के आवश्यक तत्व क्या होता है। अपराध के 4 आवश्यक तत्व होता है। सबसे पहले होते हैं कि ह्यूमन यानी मानव, फिर आते हैं मेंस रिया, उसके बाद आता है एक्टस रिया और फिर इंजरी यानी मानव दुराशय, कार्य या लोप या क्षति। तो इसे एक एक करके हम समझते हैं कि से ये चारों चरण कौन कौन से होते हैं। मानव, कोई भी अपराध दंडनीय होने के लिए एक मानव का होना आवश्यक होता है। कोई भी अपराध होने के लिए एक मानव का होना अति आवश्यक है। कोई इंसान ही अपराध कर सकता है, कोई जानवर अपराध नहीं कर सकता, कोई पशु या कोई निर्जीव प्राणी अपराध नहीं कर सकता। उसके लिए एक मानव का होना अति आवश्यक है। एक इंसान ही किसी का रेप कर सकता है, एक इंसान ही किसी के यहाँ चोरी कर सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है, एक इंसान ही किसी को अपराध करने के लिए उकसा सकता है। जो भी अपराध हमारे देश में बने हैं उन सारे अपराध को करने के लिए एक इंसान होना आवश्यक होता है, एक मानव होना आवश्यक होता है। उस प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम के में किसी भी पशु या निर्जीव प्राणी को दंड देने का प्रावधान था। प्राचीन काल में क्या होता था कि यदि कोई निर्जीव प्राणी भी हो, कोई पशु भी हो, कोई जानवर भी हो, कोई अपराध कर दिया तो उसे दंड दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी का गाय है, किसी का बैल है, रास्ते पे चलते हुए किसी को क्षति पहुंचा दे, किसी को ठोकर मार दे, किसी को किसी भी तरीके से कोई भी क्षति पहुंचाए तो उसके बदले में उसे वो दंड दिया जाता था। और प्राचीन काल में ये भी प्रावधान था कि आँख के बदले आँख, मृत्यु में प्राण के बदले प्राण। अगर कोई किसी का मृत्यु का यानी हत्या कर दिया तो उसके बदले में उसकी हत्या होती थी। तो इस प्रावधान को अब हटा दिया गया है। पहले अगर हम रास्ते पे जा रहे होते थे, अगर कोई पत्थर रखा हुआ है तो उस पर हमें ठोकर लग गई तो यहाँ गलती इस मानव की नहीं देखी जाती थी, ये देखी जाती थी कि पत्थर बीच में क्यों है। तो उस पत्थर को भी सजा दिया जाता था। उसकी सजा ये होती थी कि उससे दूर कहीं किसी तालाब में फेंका। किसी पशु से कोई क्षति हुई तो उस पशु को या तो हत्या कर दी जाती थी या उसे दूर कहीं भेज दिया जाता था, गांव से बाहर निकाल दिया जाता था, कहीं और भेज दिया जाता। तो ये उसकी दंड हुआ करती थी। परंतु मना स्थिति की अवधारणा के साथ इस प्रावधान को त्याग दिया गया। मना स्थिति ऐसी बनी कि उसके बाद धीरे धीरे इस प्रावधान को त्याग दिया गया कि पशु को और निर्जीव प्राणी को दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो दंड की प्रकृति, वो अपराध की प्रकृति को समझ नहीं सकते, उसको समझने में वो असक्षम है, वो सक्षम नहीं है। इसीलिए उन्हें दंड नहीं दिया जा सकता। अब सिर्फ और सिर्फ मानव को ही दंड दिया जा सकता, क्योंकि मानव प्रकृति को समझने में सक्षम है। वो अपराध क्या होता है, अपराध के दंड क्या होता है, ये समझने में वो सक्षम है। इसीलिए सिर्फ मानव को दंड दिया जा सकता है। तभी कहा गया है कि अपराध होने के लिए एक मानव का होना अति आवश्यक है। उसके बाद आता है दुराशय। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि दुराशय होता क्या है। दुराशय समझने के लिए सबसे पहले आशय को समझिए। आशय यानी इंटेंशन। कोई भी काम करने से पहले हमारे मन में वो उत्पन्न होती आशय आती है, एक इंटेंशन जगता है कि हमें ये करना चाहिए। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल, अगर हमें भूख लगती है या प्यास लगती है तो हम सीधा नहीं जाते, उससे पहले हमारे मन में ये इंटेंशन आता है कि हमें शायद भूख लगी है, हमें प्यास लग रही है, हमें पानी चाहिए। अगर हमें प्यास लग रही है तो हमें क्या चाहिए, तो इंटेंशन आता है कि हमें पानी चाहिए।
तो कोई भी कार्य करने से पहले हमारे मन में इंटेंशन का उत्पन्न होना ये होता है कि आशय का जगाना, आशय पहले होता है। तो उस अगर आशय गुड फेट में है, अगर अच्छा आशय है तो वह अच्छा है। अगर वही आशय गलत में आता है, जैसे कि कहीं भी कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जैसा चल रहा होता है कि रेप बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं, जैसे कि लड़कियों का बाहर निकलना अब सेफ नहीं है। तो कोई भी लड़की अगर सुनसान रास्ते पे आधी रात को अगर चल रही है, वहाँ पे कुछ ऐसे गुंडे मवाली होते हैं, तो सबसे पहले उस लड़की को देख के उनके मन में यह आशय जगता है, ये इंटेंशन जगता है कि हमें इनके साथ रेप करना चाहिए। ये इंटेंशन जगता है कि हमें उन्हें उस रास्ते से हटा के कहीं और ले जाना चाहिए। उसे वो खींचता है, ले जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, उसके मन में वो इंटेंशन जगा। फॉर एग्जांपल हम बैंक में जाते हैं, बैंक में कोई एक व्यक्ति है जो 10 लाख रुपए निकाल के ले जा रहा है और वो रुपए किसी चोर ने देख लिया, तो चोर डायरेक्ट जाकर चोरी तो करेगा नहीं, उसके मन में पहले ये इंटेंशन, लालच जगेगा कि हमें वो पैसा चुराना चाहिए। तो ये इंटेंशन जो मन में जग रहा है वही आशय होता है, और वो आशय अगर गुड फेथ में है तो फिर वो अच्छा है। लेकिन अगर चोरी करने के लिए, रेप करने के लिए, किसी का मर्डर करने के लिए कोई गलत वे में अगर वो इंटेंशन जग रहा है तो उसे क्या कहते हैं, उसे मेंस रिया कहते हैं। उसे मेंस रिया कहते हैं, उसी को हिंदी में दुराशय कहते हैं। तो कोई भी अपराध होने के लिए मन में मेंस रिया का होना बहुत आवश्यक। बिना मेंस रिया के कोई अपराध नहीं हो सकता है। तो जब तक किसी के मन में कोई आशय नहीं जगेगा कुछ करने या न करने के लिए, तब तक वो कोई कार्य करेगा नहीं। कोई कार्य करने से पहले उसके मन में इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है। तो इसी तरीके से होता है, अगर गलत वे में होता है तो फिर उसे मेंस रिया कहते हैं, यानी उसे दुराशय कहते हैं। ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं होता है जब तक किसी का मन अपराधी न हो। कोई भी कार्य अपराध नहीं है जब तक कि उसका मन अपराधी नहीं है। मन में पहले अपराध उत्पन्न होता है कि हमें ये कार्य करना चाहिए। गलत अपराध क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, हर कोई जानता है। रेप करना गलत है, मर्डर करना गलत है, चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, ये सभी जानते हैं। उसके बावजूद भी वो करते हैं क्योंकि उनका मन ये करने के लिए आज्ञा देती है, सक्षम होता है उनका मन, उनका इंटेंशन जगाता है कि हाँ ये करना है। तो सबसे पहले अपराधी मन हुआ, मन ही अपराधी होता है, तभी जाकर के कोई व्यक्ति कोई अपराध को करता है। तो अपराध होने के लिए मन अपराधी होता है, तब जाकर के उसे दुराशय कहते हैं, उसे मेंस रिया कहते हैं। पहले मन में कोई भावनाएं जगती है, फिर जाकर के वो कोई अपराध करता है, उसे मेंस रिया कहा जाता है। फिर आता है एक्टस रिया। मेंस रिया और एक्टस रिया में क्या अंतर है? मेंस रिया जो मन में भाव जगता है उसे मेंस रिया कहते हैं। गलत वे में अगर जगता है तो अगर वही भाव को, वही मेंस रिया को एक्टस रिया में बदलते हैं, कार्य करने जाते हैं, करके या ना करके, तो उसे आपराधिक माना जाता है। अपराध कार्य करके भी अपराध हो सकता है, कार्य कुछ ना करके भी अपराध हो सकता है। तो इसके लिए होता है एक्टस रिया। अगर ये मेंस रिया मन में जगा, फिर वो कार्य करती है। उसने क्या किया, एक्टस रिया करने गया, वो यहाँ पे एक्टस रिया करने गया। एक्ट या ओमिशन, कार्य या लोप, एक्ट किया या लोप किया, वो मिशन किया, तो उसे कहा जाएगा कि उसने अपराध किया। अपराध होने के लिए किसी कार्य का होना आवश्यक है या किसी लोप के द्वारा भी अपराध हो सकता है। अब ये देखिए लोप क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी के यहाँ चोरी करने गए, पहले क्या हुआ, एक मानव है, उसके मन में मेंस रिया हुआ कि चोरी करने जाए, किसी के घर गया, उसने चोरी किया, एक्टस रिया किया, यानी कि एक्ट किया। उसके तिजोरी से जितने भी गोल्ड थे, जितने भी पैसे थे, सारे उठा लिए और वो यहाँ से निकल गया। तो उसने क्या किया, चोरी का अपराध किया। और वहीं पे जिस घर में वो चोरी करने गया, वहीं पे एक गेटमैन है जो वहाँ गेट खोलने का काम करता है। उसको तो पता है कि समय से गेट बंद करना है, समय से गेट खोलना है, उसका ये ड्यूटी है।
टाइम से गेट बंद कर देना, कोई अनजान व्यक्ति आए तो बिना अपने मालिक से पूछे गेट को नहीं खोलना है, ये उसका ड्यूटी है। इसके बावजूद भी वो ये जानता है कि हमें कोई अनजान व्यक्ति आए तो बिना अपने मालिक से पूछे हम अपना गेट नहीं खोल सकते हैं, या फिर टाइम से गेट बंद कर देना है, हम गेट को रात में खुला नहीं रखना है, ये उसको अच्छे से जानकारी है। उसके बावजूद भी उसने क्या किया, रात को उसने गेट खुला छोड़ दिया, गेट बंद नहीं किया। उसने अपने ड्यूटी को पूरा नहीं किया, अपना कार्य पूरा नहीं किया। उसने क्या किया, अपने कार्य का ओमिशन किया, यानी लोप किया। वो गेट बंद नहीं किया, उसने इस इंटेंशन से गेट खुला हुआ छोड़ दिया कि वो चोर आए और चोरी करके चला जाए। उसने चोरी नहीं किया, उसने कोई कार्य नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया। बस उस गेटमैन ने क्या किया कि जो कार्य उसे करना था वो उसने नहीं किया। उसे गेट टाइम से बंद करना था, उसने नहीं किया। यहाँ पे उसने क्या किया, ओमिशन किया, अपने ड्यूटी का ओमिशन किया, अपने कार्य का लोप किया इस इंटेंशन से कि वो चोर आए और चला जाए, क्योंकि गेट बंद हो जाएगा तो आसानी से आ नहीं पाएगा, वो जा नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये उसने जो ओमिशन किया है वो ओमिशन उसका अपराध बन गया। तो एक तो वो चोर था जिसने एक्ट किया, एक तो वो चोर था जिसने क्या किया, एक्ट किया, और ये एक गेटमैन था जिसने क्या किया, ओमिशन किया। अपराध दोनों ने किया, बराबर का हकदार है दोनों ने। इसने चोरी का, इसने ओमिशन का, इसने एक्ट करके अपराध किया, इसने ओमिशन करके अपराध किया। तो इस प्रकार से होता है एक्टेसरिया। और फिर आता है इंजरी यानी क्षति। क्षति कितने प्रकार की होती है, तो क्षति 4 प्रकार की होती है, बॉडी, माइंड, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन। अपराध होने के लिए क्षति होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम कहीं जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कहीं जा रहे हैं, किसी लुटेरे ने हमारा सामान भी लूट लिया और हमें मारा पीटा भी, क्योंकि हमने अपने सामान की बचाने की कोशिश की, उसने हमें मारा, हमें बहुत हद तक हमारी बॉडी को चोट पहुंचाई, तो हमारी बॉडी का क्षति हुआ। फिर उसके बाद क्या है कि हमारी फिर टेंशन बढ़ी, हमारा तनाव बढ़ा, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ी, हमारा माइंड का क्षति हुआ। उसके बाद क्या है, हमारी प्रॉपर्टी, उसने जो सामान लूट के ले गया वो हमारी प्रॉपर्टी की क्षति हुई। उसके बाद क्या है कि जो रेपुटेशन थी हमारे समाज में, वो रेपुटेशन की भी क्षति हुई, क्योंकि एक जानी मानी हस्ती का ऐसे ही कोई सामान लूट के ले जाए, कोई मार पीट दे, उसकी रेपुटेशन की कुछ हद तक क्षति होती है। या यूं ही कोई भी सड़क पे किसी सम्माननीय व्यक्ति के बारे में कुछ भी गलत बोल दे, तो उसके रेपुटेशन की बहुत हद तक क्षति होती है। तो रेपुटेशन की क्षति, प्रॉपर्टी की क्षति, माइंड की क्षति और बॉडी की क्षति, ये क्षति अगर किसी के द्वारा भी पहुंचाया जाता है तो माना गया कि उसने अपराध किया है। हमने अपराध को समझा, अपराध के आवश्यक तत्व। अब समझते हैं कि स्टेज ऑफ क्राइम, अपराध का चरण। अपराध 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के अपराध के चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होते हैं यहाँ पे आशय यानी कि इंटेंशन, जो मैंने अभी समझाया। इंटेंशन क्या होता है तो मैंने अभी पहले ही आप लोगों को समझा दिया है, इंटेंशन। फिर आता है प्रिपरेशन यानी तैयारी, फिर आता है अटेम्प्ट यानी प्रयत्न, फिर आता है कॉम्प्लीशन यानी कि कार्य की पूर्णता। कार्य की पूर्णता तभी मानी जाती है कि अपराध पूरा हुआ। तो यहाँ पे अपराध के 4 चरण होते हैं, आशय, तैयारी, प्रयत्न, कार्य की पूर्णता। पहले तो मन में इंसान के आशय जगता है, किसी भी मानव के मन में, जैसे मैंने अभी समझाया कि पहले कोई भी कार्य करने से पहले मन में आशय जगता है। तो मन में आशय हुआ, फिर क्या किया कि उसे, जैसे ही किसी व्यक्ति के मन में आशय जगा कि हमें चोरी करना है, हमें क्या करना है, चोरी करना है, तो मन में इंटेंशन जग गया चोरी करने का। फिर उसने क्या किया, तैयारी करना शुरू किया। वो गया, आसपास में पता किया कि उसके घर में कौन कौन रहते हैं। फिर उसने चोरी करने की सामग्री, अपने आप को तैयारी किया कि किस टाइम जाना है, कैसे जाना है, किस रास्ते से जाना है।
उसने ये सब तैयारी करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या है, उसने प्रयत्न किया, उसने उसके घर में घुसने का, जिस घर में उसने चोरी करने का इंटेंशन बनाया, उस घर में घुसने का रास्ता ढूंढा। ये तैयारी हो गई, फिर उसने घुस भी गया, उस घर में गया भी, अंदर चोरी करने का प्रयत्न भी किया। अगर वो प्रयत्न करने में ही वो पकड़ा जाता है तो फिर वो अटेम्प्ट टू चोरी होगा। लेकिन अगर उसने चोरी कर लिया, अगर उसने चोरी कर लिया, वहां से सारे सामान उठा के चला गया, तो उसने अपने कार्य की पूर्णता कर दी, अपराध उसका पूरा हो गया, उसने पूरा अपराध कर दिया। वहाँ वो चोरी के लिए 100% लायबल होगा, वहाँ उसे पनिशमेंट चोरी की दी जाएगी। आज हमने समझा कि अपराध किस किस तरीके से की जा सकती है। यहाँ पे हमने आधा अधूरा बताया दुराशय को, क्योंकि दुराशय यहाँ पूरा समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल था, इसमें हम नहीं समझा सकते थे। अलग से नेक्स्ट वीडियो में हम दुराशय बताएंगे, क्योंकि दुराशय में बहुत सारे लैटिन मैक्सिम है, बहुत सारे केस लॉ हैं, उन सबको लेकर मैं आऊँगी। दुराशय के लिए एक अलग से लेक्चर रखूँगी जिसमें मैं अच्छे से दुराशय को समझा सकूँ। दुराशय से संबंधित बहुत सारे केस लॉ हैं और कुछ लैटिन मैक्सिम है, उनको मैं लेके आऊँगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अटेम्प्ट को समझाऊँगी। इन सबको एक एक करके टॉपिक वाइज मैं धीरे धीरे करके समझाने की कोशिश करूँगी हर कुछ। तो आज के लिए इतना ही। मेरा लेक्चर कैसा लगा, आप सबको कहाँ तक समझ में आया और कहाँ पे कोई दिक्कत हुआ तो आप हमें कमेंट में बताइए, फिर मैं उसे अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी। यदि आप लोग अच्छे से अपराध को समझ पाए हैं तो वो भी हमें बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।